नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 9 में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रथम पुस्तिका में पढ़ा होगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार हमारे देश व लोकतंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे हम सत्ता की साझेदारी से। यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हैं, सत्ता अर्थात राज्य, प्रभु सत्ता या आधिपत्य, और उसकी साझेदारी अर्थात बंटवारा। तो हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी की, कि जो राज्य है, जो सत्ता है, उसको बांटना आवश्यक है, पर क्यों आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे सामने परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल कक्षा 9 में हमने शुरू की। विद्यार्थियों, प्रति अध्याय के प्रारंभ में एक बार परिचय पढ़ेंगे एवं अध्याय के अंत में एक बार फिर से परिचय पढ़ेंगे। ये परिचय बहुत ही आवश्यक है। इस परिचय में छोटे से रूप में ही पूरे पाठ का सार दिया हुआ है। पहले हम बिना अध्याय को पढ़े परिचय समझते हैं ताकि हमें कुछ समझ आए कि अध्याय किसके बारे में है, और अंत में हम फिर परिचय पढ़ेंगे और सोच विचार करेंगे कि हमने क्या सीखा। चलिए अध्याय 1 का परिचय देखते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में सारी ताकत राजाओं के हाथ में होती थी। राजा जो चाहे वो कर सकता था। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही न्याय करता था, और राजा के ही जिम्मे था कि उसका पूर्ण राज कैसे चलेगा। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग पर नहीं होती। सारी ताकत कभी किसी एक अंग पर नहीं होती, ये बटी होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। विधायिका अर्थात हमारी संसद एवं उसके सभी सांसद। कार्यपालिका, इसमें आते हैं कार्य करने वाले लोग जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। और न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत आते हैं न्यायाधीश एवं सभी न्यायालय जो हमें न्याय दिलाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विकेंद्रित करने का अर्थ होता है बांट देना या तोड़ देना। तो इन तीनों अंग में जब हम सत्ता को विकेंद्रित करते हैं, बांट देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम एक लोकतंत्र में हैं। जब तक सत्ता किसी एक अंग के पास रहेगी तब तक हम लोकतंत्र में नहीं हैं। जब सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती तब हम कह सकते हैं कि हम एक लोकतंत्र में हैं। इस पुस्तक के पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करेंगे। हम ये सोचेंगे कि सत्ता को बांटना क्यों है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगले ही पृष्ठ पर आने वाला है जिसको हम जरूर देखेंगे, और जो इसी बात को लेकर है कि सत्ता को बांटना क्यों है। इस पर हम
आगे सोच विचार करेंगे। शुरुआत के लिए हम बेल्जियम और श्रीलंकाओं की 2 कथाओं से बात करेंगे। ये दोनों घटनाएं हमें बताएंगी कि अलग अलग लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह पूर्ण करती हैं। तो इस विश्व में करीब 200 से अधिक देश हैं। हर देश की लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। आप देखेंगे कि जैसे भारत है, भारत में कितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। अमेरिका में 2 ही पार्टियां होती हैं और चाइना जैसे देशों में सिर्फ 1 पार्टी होती है, जबकि तीनों ही लोकतांत्रिक शासन से चलते हैं। तो इस प्रकार हमें समझ आता है कि लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए पूर्णतया समान नहीं है। हर विश्व के हर देश की अलग अलग मांगे हैं और हर मांग से वह देश कैसे निपटता है, यही उस देश की खूबी मानी जाएगी और यही उस देश में एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर सकेगी। इन घटनाओं से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों है। किससे? बेल्जियम और श्रीलंका के जो उदाहरण हम अभी देखेंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता है ही क्यों। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत करेंगे जो अगले 2 अध्यायों में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेल्जियम के उदाहरण से। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो यूरोप में आप देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे देश हैं जिनमें कई का क्षेत्रफल भारत के कुछ छोटे छोटे राज्यों के ही समान है, जिनमें एक है बेल्जियम, जिसका क्षेत्रफल हमारे भारत के सिर्फ हरियाणा राज्य के ही लगभग बराबर है और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इन 4 जगहों से बेल्जियम की सीमाएं सटी हुई हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। तो आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल उसका हमारे राज्य हरियाणा जितना ही है और आबादी हरियाणा की भी आधी है, बस 1 करोड़ की आबादी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, जातीय बुनावट। लेकिन जातीय बुनावट पर हम चर्चा करें उससे पहले महत्वपूर्ण यह है कि जाति का अर्थ क्या है। हम अपने समाज में कई अलग जाति की बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एवं क्षत्रिय, ऐसी जातियां हैं और कई जातियों में हमने अपने आप को बांट रखा है। परंतु विश्व स्तर पर भी जातियां हैं और उनकी परिभाषा कुछ अलग है। जातीय शब्द का अंग्रेजी होता है एथनिक, एथनिसिटी। ये शायद आपने कई बार सुना भी होगा कि आपकी एथनिसिटी क्या है। इसका अर्थ यही है कि आपकी जाति क्या है। परंतु हम सबसे पहले देखेंगे कि जाति का असली अर्थ क्या है। तो एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। तो हमें क्या देखना, जाति क्या है? सामाजिक विभाजन है जिसमें हर एक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो ये जाति वही नहीं जो समय से चली आ रही हैं, इन जातियों के कई अलग रूप भी हैं। मान लीजिए आपके एक ही शहर में कुछ लोग हर मंगलवार को कोई एक भजन का कार्यक्रम करते हैं, परंतु कई दूसरे लोग यह उससे कुछ अलग कार्यक्रम हर शुक्रवार को करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ लोगों के 2 विभाजन हो गए।
एक लोग जो मंगलवार को कार्यक्रम करते हैं और दूसरे जो शुक्रवार को करते हैं। तो इस प्रकार ये दो अलग अलग समूह हो गए। बेहतर उदाहरण हम देखें तो हो सकता है भाषा के आधार पर, जैसे कि भारत में हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, तेलुगु, तमिल और अन्य कई भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। तो इस तरीके से हम देश को भाषा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं और उस प्रकार एक भाषा बोलने वाले सभी लोग एक जाति के लोग कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ 10 समूह हैं और उनकी संस्कृति अलग अलग है तो हम कहेंगे कि हमारे पास 10 जातियां हैं। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो हुआ यूं कि यदि भारत में विदेश से आए अंग्रेज लोग भी कुछ रहें और उनकी भाषा अंग्रेजी है तो वे अंग्रेजी जाति के कहला सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई हिंदी भाषी अमेरिका में रहे, कोई दूसरा हिंदी भाषी कनाडा में रहे, कोई तीसरा हिंदी भाषी यूरोप में रहे, तो हम कह सकते हैं कि वे सभी हिंदी भाषी, भारत के हिंदी भाषी और अमेरिका, कनाडा और यूरोप के हिंदी भाषी एक जाति से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी धर्म का अंतर नहीं माना जाएगा, राष्ट्रीयता का अंतर नहीं माना जाएगा, बल्कि संस्कृति मानी जाएगी कि आपकी संस्कृति कैसी है, आप किस संस्कृति का पालन करते हैं, आप अपने पूर्वज किन को मानते हैं। इनके आधार पर जो समाज का विभाजन हो वह एक जातीय विभाजन है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कई ऐसे विभाजन हैं। जैसे अमेरिका में काले और गोरे का विभाजन हो रखा है, तो वह विभाजन है रंग के आधार पर। काले लोगों की संस्कृति अलग है, उनके पूर्वज अलग रहे हैं, गोरों की संस्कृति अलग है और इस प्रकार यह दो विभाजन वहाँ हैं। तो ये आपको जाति का सही अर्थ ध्यान में रखना है। अब आते हैं वापस बेल्जियम के उदाहरण पर। तो बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। कैसे जटिल है? देखते हैं कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। तो देश की 59% आबादी अर्थात बहुसंख्यक देश में अधिकतर लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार बचे 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं और जो बचे 1% है वे क्या करते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ बेल्जियम का नक्शा देख सकते हैं। तो इसमें ये जो पीला रंग दिखाया हुआ है, ये पूरा पीला, ये क्या है? ये फ्लेमिश इलाका है, इसका नाम फ्लेमिश है। जिस प्रकार भारत में आप देखें तो हमारा भारत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में कुछ बटा हुआ सा है। उत्तर भारत की संस्कृति कुछ अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृति में कुछ बदलाव हैं। उसी प्रकार यह भी है। हम देखेंगे भारत में, उत्तर भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सभी लोग हिंदी से जुड़े हैं। वहीं दक्षिण भारत में अलग अलग भाषा के लोग अंग्रेजी भाषा से जुड़ते हैं। कुछ उसी प्रकार बेल्जियम की हालत है।
बेल्जियम के उत्तर में फ्लेमिश इलाका है जहाँ डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और अधिकांश जनसंख्या भी फ्लेमिश इलाके की है। तो आप बेल्जियम को थोड़ा थोड़ा भारत से जोड़कर याद कर सकते हैं। उत्तर का हिस्सा जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और एक भाषा बोलता है डच भाषा। दक्षिण का हिस्सा जहाँ कम जनसंख्या है वह कैसी भाषा बोलता है? फ्रेंच भाषा। ठीक है, और इस हिस्से का नाम है वेलोन। और इस साइड में आप जो थोड़ा सा देख रहे हैं जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का हिस्सा है, यहाँ जर्मन भाषी रहते हैं। और ये जो आप ऑरेंज कलर का छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो आप देख सकते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है वो है तो ये फ्लेमिश इलाके में, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, वो देखते हैं। तो यहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ये उसी प्रकार है, यदि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के गांव वगैरह में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, परंतु आप कभी किसी शहर में जाएं जैसे लखनऊ या कानपुर, इन जगह जाएं तो आपको अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक लग सकती है। उसी प्रकार हालत यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स की है तो डच बोलने वालों के इलाके में, परंतु ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक है, 80% है, और डच भाषियों की संख्या कम है, 20% है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बाकी उत्तर भारत के मुकाबले कहीं अधिक है। यहाँ एक अंतर और है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, यानी कि देश जब से बना है तब से ज़्यादा शक्ति रही है फ्रेंच बोलने वाले बेलोनिया इलाके के लोगों में। वो ज़्यादा समृद्ध रहे हैं, उनके पास ज़्यादा धन रहा है और उनके पास ज़्यादा ताकतवर और शक्ति रही है, परंतु वे हैं 40% अर्थात अल्पसंख्यक। और जो डच भाषी लोग हैं उन्हें बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, बहुत देर लगी उन्हें समय लगा कि वो ज़्यादा शिक्षित हो पाएँ, जिस स्थिति के कारण उनमें क्या नाराज़गी थी, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उन्हें बहुत समय के बाद ही विकास मिल पाया। और इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच भाषी और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो यह हो गया कि एक वे लोग जो संख्या में कम थे परंतु उनका प्रभाव ज़्यादा था, और एक वे लोग जो संख्या में ज़्यादा थे परंतु जिन्हें विकास देर से मिला, इन दोनों ही लोगों के बीच कुछ तनाव बढ़ने लगा। और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ मिल सकता है? ब्रुसेल्स में। बिल्कुल ठीक, ब्रुसेल्स में टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ब्रुसेल्स है डच भाषियों के इलाके में, परंतु अधिक आबादी है फ्रेंच भाषियों के इलाके में। तो जब फ्रेंच भाषी और डच भाषियों में तनाव बढ़ा तो सबसे तीखा रूप, सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रुसेल्स की तरफ आया। यह एक बहुत ही विशेष समस्या थी। डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन धन समृद्धि कम थी, और फ्रेंच वालों की संख्या कम थी, धन समृद्धि ज़्यादा थी। तो इस प्रकार यह बेल्जियम की एक बिल्कुल ही अलग समस्या सामने आई, जिसका उन्होंने किस प्रकार उत्तर निकाला, किस प्रकार इस समस्या को सुलझाया, यह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
आज हमने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा। इसके बाद हम श्रीलंका का भी उदाहरण देखेंगे कि श्रीलंका में कैसी हालत थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीलंका इस हालत से कैसे निपटा और वहीं बेल्जियम ने इस हालत का क्या समाधान निकाला, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार लाभदायक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ हम एक समरी देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने बेल्जियम की कथा के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम की सीमाएं जो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ती हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की 59% आबादी अर्थात बेल्जियम की बहुसंख्यक आबादी फ्लेमिश इलाके में रहती है, डच भाषा बोलती है, परंतु उसे देर से शिक्षा और विकास मिला। वहीं 40% आबादी जो अल्पसंख्यक हुए वे बेलोनिया इलाके में रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं और समृद्ध और ताकतवर हैं। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच भाषी हैं। 1950 से 1960 के बीच डच तथा फ्रेंच भाषियों में तनाव बढ़ने लग गया, क्योंकि अल्पसंख्यकों के पास शक्ति अधिक थी और बहुसंख्यक नाराज थे कि उन्हें विकास नहीं मिला था, जिसके कारण 1950 से 1960 के दशक में उनके बीच कुछ तनाव बढ़ा। तो दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही विद्यार्थियों, आपको हम हमारी वेबसाइट पर इस पाठ के एवं सभी अन्य पाठों के नोट्स भी प्रदान करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपने सुझाव अवश्य देते रहिए, ताकि हम वीडियो में सुधार करते रहें।